is good for you and you can easily understand what type of questions you will get in the exam. So I think आपको जो है ये वीडियो देखनी चाहिए और एक डिटेल स्टडीज में आपको पढ़ना चाहिए इसको कि कैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन है। तो हम ये टॉप फ्यू क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे जो है मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा सो दैट आप जो है इजीली जो है अपने सेल्फ स्टडी कर सको। सो अगर आपसे आपको इस डीएचए के बारे में और ज़्यादा पूछना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखी हुई है और आप जो है मेरे को वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड पेशेंट वाज prescribed an anti-seizure medication 3000 milligram intravenous and developed dehydration and dizziness. This is classified as which type of medication error? So now we need to find the errors. So error बहुत important है. There are different type of errors जो कि हमें पढ़ने होते हैं। तो चाइल्ड पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब की गई एंटी सीजर मेडिकेशन उसकी 3000 mg डोज दी गई है, जिसकी वजह से उसको जो है डिहाइड्रेशन और डिजीनेस हुआ है। तो आपने ये बताना है कि किस तरह की ये जो है मेडिकेशन एरर है। एरर जो है कमीशन एरर है, ओमिशन एरर है, एडमिनिस्ट्रेशन एरर है, होल मेडिकेशन प्रोसेस एरर है, या कोई और तरह का प्रिस्क्रिप्शन एरर है। अब वो आपको जो है इसमें से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन है कमीशन एरर। सो कमीशन एरर मींस वंस यू आर giving a wrong dose to the patient or to the uh, any child or adult, it depends, okay, what type of patient it is. So अगर आपने उसको wrong dose दिया है या wrong drug दिया है या wrong route से दिया है, so that will be the committed. It means you have committed action, wrong action. So that means you are prescribing a, if you see 3000 mg dose which is very high, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हुआ है। सो डॉक्टर प्रिस्क्राइब ग्रेटर देन 3000 mg ड्रग, सो डेफिनेटली ये जो है कमिटेड एरर है। ओके। सो ओमिशन एरर होता है कि मिस्ड डोज, वंस यू मिस द डोज। ओके। अगर आप डोज को मिस कर देते हो दैट विल बी द ओमिशन एरर। और एडमिनिस्ट्रेशन एरर अगर रॉन्ग टेक्निक से देते हो या रॉन्ग टाइम पे देते हो। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी दवाई को लेना। ओके। इस दवाई को लेना, सो अगर आप उसको गलत टेक्निक से ले रहे हो, सपोज आपने इनहेलर लेना है, तो अगर आपने इनहेलर इनहेल करना है उसके जगह आप उसको पीने का सोच रहे हो या कुछ पाउडर उसका निकाल के क्रश करने का सोच रहे हो, तो दैट विल बी अ डिफरेंट टेक्निक, राइट। अगर कोई ड्रग आईवी रूट से लिखी है तो आईवी से ही जाएगी, आईएम रूट से वो नहीं दी जाएगी, राइट। तो ये सारे जो है एरर्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और यही एरर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a 55-year-old woman with a history of osteoporosis complains of occasional heartburn and dyspepsia. The physician wants to prescribe a single medication that can support bone health and help relieve her GIT symptoms. Which of the following medication would be most appropriate? तो आपको ये बताना है, आपके पास पेशेंट आया है ओस्टियोप्रोसिस का, ठीक है, और उसको ओकेजनली जो है हर्ट बर्निंग होता है और डिस्पेप्सिया है। तो फिजिशियन उसको मेडिकेशन, एक सिंगल मेडिकेशन देना चाहता है उसकी जो हड्डियां हैं उसको हेल्थ के लिए, ताकि उसको जो है रिलीफ मिले और उसके जीआईटी सिम्टम्स जो है नॉर्मल रहें। तो आप ये बताओ इनमें से आप कौन सी ड्रग दोगे। ठीक है। हमने पढ़ा है ओस्टियोप्रोसिस के बारे में, तो ओस्टियोप्रोसिस में हम डिफरेंट ड्रग्स पढ़ी हैं जैसे लेंड्रोनेट, राइट, लेंड्रोनेट, जिलेंड्रोनेट, एबेंड्रोनेट, ये सारी हम जो है ड्रग्स इसमें देते हैं, राइट। जिलेंड्रोनेट, आइबेंड्रोनेट, तो ये ड्रग्स जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ओस्टियोप्रोसिस में। ओके। ये वीकली दी जाती है, ये मंथली दी जाती है, ये जो है ईयरली दी जाती है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए और इसका डोज भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग है इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट, कार्बोनेट, मेटोक्लोप्रामाइड, ओबिप्रामाइड। सो ओमिप्राजोल इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर, राइट। मेटोक्लोप्रामाइड आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, यू नो। सो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है आप क्या सप्लीमेंट्स दोगे कि उनकी जो है बोन हेल्थ ठीक रहे और
सेकंड हमारे पास जो केस है वो ये केस है कि उसको ओकेजनली जो है हर्ट बर्निंग और डिस्पेप्सिया है, जो कि जीआईटी सिम्टम्स है। तो हम कुछ ऐसी ड्रग देंगे जिससे उसके जीआईटी सिम्टम्स भी ठीक हो जाए। मे बी वो ड्रग जो है एलेंड्रोनेट ले रही हो और उनका साइड इफेक्ट गैस्ट्राइटिस आता है, मे बी उसका कहीं साइड इफेक्ट आ रहा हो जिसकी वजह से उसको हार्ट बर्निंग और थोड़ी एसिडिटी या कुछ ऐसा फील हो रहा हो। सो दैट्स व्हाई यू कैन प्रोवाइड द सप्लीमेंट टू द पेशेंट। और किस तरह का सप्लीमेंट दोगे आप जो है उसको कैल्शियम सप्लीमेंट दोगे। ठीक है, अब कैसा कैल्शियम दोगे, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर बोन हेल्थ बट आल्सो एक्ट एज एन एस एंटासिड which are relieving heartburn and acid-related GIT problems. That's good. So second is calcium gluconate, mainly used IV for hypocalcemia, not for GIT relief. Metoclopramide, prokinetic, you know, okay, nausea vomiting के लिए दी जाती है। So मेटोक्लोप्रामाइड जो नोजिया वोमिटिंग के लिए दी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, राइट। अगर आप देखोगे कि कैंसर का पेशेंट है और उसको वॉमिटिंग है तो कौन सी ड्रग आप उसको प्रेस्क्राइब करोगे, तो जैसे उसको ओंडेंसिट्रोन दोगे। इसी तरह मैक्लीजीन है, इसी तरह मेटोक्लोप्रामाइड है। तो कौन सी ड्रग किस कंडीशन में एज ए नोजिया और वॉमिटिंग के अगेंस्ट आपने देनी है, वो आपको समझ होनी चाहिए। देन यू विल टैकल द क्वेश्चन, राइट, इन द एग्जाम हॉल। नेक्स्ट है ओमिप्राजोल। जैसे मैंने बताया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जीआईटी इश्यूज को करता है बट बोन में इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। सो ओमिप्राजोल हम देंगे नहीं। ठीक है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो आईवी रूट से यूज की जाती है। सो अगर आप देखोगे तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड नोजिया वोमिटिंग के लिए, सो ये है नहीं। ओमिप्राजोल जो है आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इसका कोई बोन हेल्थ के साथ लेना देना है नहीं। सो ये भी हम नहीं देंगे। अब ड्रग्स आपके पास दो बची, ग्लूकोनेट, कार्बोनेट। सो जो ग्लूकोनेट है जो ग्लूकोनेट है ये भी जो है जीआईटी इफेक्ट्स को ठीक करती है, आई एग्री। बट इसका बोन हेल्थ के अगेंस्ट कोई भी स्पोर्टिव एक्शन नहीं देखने को मिलता। सो दैट्स व्हाई कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन, right? So you should know how you can deal with the questions. So this is called elimination method. You can use elimination method to tackle the questions, which is very very important for you, right? So next है आपके सामने, what is the benefit of adding polyethylene glycol conjugate to drug like PEG interferons? So there are different monoclonal antibodies, there are different interferons and all. So there are different nanosomes, nanoparticles, which they have used PEG molecule to make a conjugation with the drug. So you know why we added this polyethylene glycol polymer? So why? Which is very very important question. This question will come as a case study in your final exam. Either you are appearing in the DHA exam, hard exam, or PBC exam, or OPRA exam. Definitely you will get this question. So the reason is to extend its half-life of the medication, to extend its shelf life, to enhance the effect, to enhance the elimination. So students enhance the effect को लगा के आते हैं, which is wrong. Okay. So आपने कभी भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लगाना है, पहले एक तरफ से सोचना है कि अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा। देन यू कैन कंटिन्यू। सो द आंसर इज ए, डेफिनेटली। सो क्या होगा, ये हाफ लाइफ मेडिकेशन को एक्सटेंड करेगा, हाफ लाइफ को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्लियरेंस क्या है, रिड्यूस होगी, राइट। सो क्लियरेंस जो है रिड्यूस होगी और हाफ लाइफ जो है डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे आपने फार्मूला पढ़ा है, हाफ लाइफ इजिकल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, क्लियरेंस इजिकल टू वी डी के। सो वी डी के की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो यहाँ पे के आ जाएगा, वी डी इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। सो नाउ द रिलेशन इज, what is the relation, clearance is inversely proportional to half life. So that's why I am saying कि अगर हाफ लाइफ बढ़ेगी तो क्लियरेंस घटेगी, ओके, क्लियरेंस कम होगी। सो आप जो है फार्मूला से भी रिलेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, विच डिजीज इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। तो कौन सा डिजीज कॉज करता है, निमोनिया और ड्राई कफ। तो ड्राई कफ को आप निकाल दो। वूपिंग कफ, आपको पता ही है वूपिंग कफ किससे होता है। सो या फिर लेजनोरियस डिजीज। सो आपको जो है पता करना है।
So mycoplasma is a atypical bacteria, right? So you know ये क्या करेगा. So mycoplasma is atypical bacteria and cause pneumonia definitely and treated by macrolides. So what are the atypical bacteria? So atypical bacteria आपको याद रखने हैं MCR. ओके, माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया, एरिकीट्स है. जब भी ये आपको दिखे, कोई भी डिजीज ऐसा दिखे, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज मैक्रोलाइट्स. आपने ड्रग ऑफ चॉइस क्या देनी है? मैक्रोलाइट्स. ओके, सो ये आपने जो हमेशा याद रखना है. कभी भी अगर आपको ऐसा बैक्टीरिया दिख जाए क्वेश्चन में और इससे कोई बीमारी हो रही हो, तो डेफिनेटली द treatment option is macrolides. Okay, so don't forget. Next is, which Ig is elevated in asthma. Now you have to understand which Ig is elevated in asthma. So asthma is basically allergic disease, respiratory disease. Okay, allergy is, it is a respiratory disease, you know. Okay, so मैंने आपको बताया था AEMD कैसे याद रखने हैं, गेम डी करके. सो एलर्जी, एलर्जी में लास्ट में क्या आ रहा है? ई. एलर्जी साउंड कौन सी आ रही है? ई. सो डेफिनेटली ऑप्शन इज ई. ओके, IgE. तो याद कैसे रखना है आपको? गेम डी. सो आपको गेम डी खेल रहे हो उस तरह से आप याद रख सकते हो. IgG का मतलब है क्रॉस प्लेसेंटा. ए का मतलब है सिक्रेशंस, बॉडी सिक्रेशन, चाहे वो मिल्क सिक्रेशन या कोई अदर सिक्रेशन, उसमें जो है IgA पाई जाएगी. M इम्यूनिटी, डी इज लीस्ट अबंडेंट एंड जी इज मोस्ट अबंडेंट. ये भी आपने याद रखना है. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ई इज इन एलर्जी. ओके, सो मास सेल स्टेबलाइजर तभी देते हैं, आपने देखा होगा. ओके, वहां पे ये इसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं मास सेल्स के ऊपर, और उस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है. और anti-IgE, आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है IgE एंटीबॉडी के अगेंस्ट दी जाती है. सो ऑलवेज आपको याद रखना ओमालिजुमैब. ओके, सो दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी is giving to treat the IgE containing allergy. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट है आपके पास आइसोट्रिंटोनाइन. तो इसका साइड इफेक्ट पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी क्वेश्चन एक दो बार मेरे स्टूडेंट्स को आया है. सो हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, सीजर. सो इसका कॉमन साइड इफेक्ट अगर आप देखोगे तो इट इज अ विटामिन ए डेरिवेटिव एंड डेफिनेटली इट यूज्ड टू ट्रीट द सीवियर एक्ने, यू नो. सो इसका साइड इफेक्ट जो है लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये बढ़ाता है. सो फैट इससे बढ़ती है जिसकी वजह से जो है TG लेवल और लिपिड प्रोफाइल जो है इंक्रीज होती है. सो ये अगर दोनों इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली लीड्स टू हाइपरलिपिडेमिया. सो नाउ हैंडलिंग फ्री मेडिकल सैंपल ड्रग, बेस्ट पॉलिसी रिगार्डिंग फ्री सैंपल ड्रग्स. सो आपको बेस्ट पॉलिसी बतानी है टू हैंडल द फ्री मेडिकल सैंपल्स आर ड्रग्स. So dispense directly to the patient, keep with original stock, keep in outpatient clinics or nursing unit, exclude from pharmacies and clinics. So you should understand the question, then go with answer. Okay, so there are a lot of explanation about each and every option that I have written here. So you see, so why A, B, and D options are wrong? Because A is dispensed directly to the patient, risks of no proper documentation and counseling, potential misuse. Definitely, it violates the standard pharmacy rules and regulations, right? And B is keep with original stock. Free samples are usually not barcoded or billed. So mixing them with the main pharmacy stock can lead to issue. Definitely, it can create legal issues. C is keep in outpatient clinics or nursing unit, best practice according to the hospital pharmacy policies and joint commission standards. Okay. So D option is exclude from pharmacies and clinic, completely excluding them is not practically. A free sample can benefit patient who need immediate. Yes. So आप कभी भी जो है इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते फार्मेसी से. और बार कोडेड बिल जो है ये भी एक लीगल इशू क्रिएट करेगा. और प्रॉपर वे क्या है कि जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स एंड नर्सिंग यूनिट है वहाँ पे जो है आप हॉस्पिटल फार्मेसी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप जो है डिस्पेंस कर सकते हैं सेफली. Okay, so seventh question है patient takes furosemide, gentamicin and quinidine. So this question is coming in a case study. So there are I think 10 lines case study कि patient है उसको ये वाली ड्रग दी गई थी
एंटी डायरेटिक्स पे था, फिर उसको ये ड्रग दी गई, ये दी गई, एंटीरिथमिक ड्रग दी गई, उसको हार्ट का इश्यूज आया था। देन बताइए इन सब में से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सो कौन सा है आपको पहचानना है, फ्रुसेमाइड जेंटामाइसिन, फ्रुसेमाइड क्विनिडीन, क्विनिडीन जेंटामाइसिन, फ्रुसेडिन क्विनिडीन। सो आप इस कॉन्ट्राइंडिकेशन को कैसे करोगे, एक इजी वे बताऊंगा। देखो, आपको पता होना चाहिए साइड इफेक्ट। तो फ्रुसेमाइड का आपको साइड इफेक्ट पता है कि ये ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, ठीक है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे रहता है, एडिमा में, ये भी आपको पता है। जेंटामाइसिन आपको पता है ये कौन सी क्लास के अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, डेफिनेटली ये क्या करेंगे, ऑटोटॉक्सिसिटी करेंगे। सो ऑटोटॉक्सिसिटी ये भी करती है और फ्रुसेमाइड भी करती है। तो ये दोनों ड्रग्स आप दोगे, नहीं दोगे। तो किसी में ये दोनों ड्रग्स इकट्ठी हैं, फ्रुसेमाइड है, जेंटामाइसिन है, तो ये ड्रग्स आप नहीं दोगे। अदर ड्रग्स, क्यूनिडीन, क्यूनिडीन एंटी एरिथमिक ड्रग है, इसका क्यूटी प्रोलोंगेशन करके एक साइड इफेक्ट रहता है, और इसका कोई ऑटोटॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी जैसा जो है साइड इफेक्ट नहीं है। ऑटो और नेफ्रोटॉक्सिसिटी जेंटामाइसिन है, विच इज अ माइक्रोग्लाइकोसाइड, सो दैट्स व्हाई यू कैन अवॉइड दिस ड्रग along with furosemide, because furosemide also have a साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी। तो तब करके हम इन दोनों ड्रग्स को जो है आपस में नहीं देंगे। ओके, यही सेम चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। सो ये आपने जो है पढ़ लेना। So, women admitted from for gram-positive infection and improved an oral phenoxymethyl penicillin. After 2 days, she developed a pseudomonas gram-negative infection. Okay, so what is the appropriate combination? Now, she has both infection, right? So, आपको जो है ये पहचानना है कि भैया ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव, दोनों में कौन सा कॉम्बिनेशन सेट बैठेगा। तो सेट जेंटामाइसिन फिक्सिम एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, तो या सिफाट्रैक्सोन। सो कौन सा आप कॉम्बिनेशन बेस्ट दोगे। तो अगर आप देखो यहाँ पे जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन है, तो पेनिसिलिन और आप जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड जेंटामाइसिन। सो जेंटामाइसिन क्या करेगी, ग्राम नेगेटिव को कवर करेगी सुडोमोनास को लेके, और एम्पिसिलिन किसको करेगी, ग्राम पॉजिटिव को। तो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन उसको पहले थी और ग्राम नेगेटिव उसको बाद में हुई। तो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कवर कौन सा कॉम्बिनेशन करेगा, दिस कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपने जो है याद रखना। 59-year-old male is taking prednisolone 10 mg. His physician wants to equivalent methyl prednisolone dose. What is correct? 100% you will get this question in the exam. So 100%. सो आपने देखो प्रेडिनोसोलोन 10 mg दिया है, अब आपको इक्विवेलेंट बनाना है, तो सबसे पहले आपको मिथाइल प्रेडिनोसोलोन का डोज भी पता होना चाहिए। देन यू कैन मेक अ इक्विवेलेंट डोज। ओके, सो कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, जस्ट आपको एक चार्ट को जो है पढ़ना है। तो वो चार्ट क्या है, ये देखो। मिथाइल प्रेडिनोसोलोन का डोज कितना होता है, 4 mg। उसने कौन सी दी है, प्रेडिनोसोलोन 5 mg। ना, वो क्या बोल रहा है कि मैंने 10 mg पेशेंट ले रहा है, बट मैंने उसको इक्वल करना है मिथाइल प्रेडिनोसोलोन के। हाँ, अगर मिथाइल प्रेडिनोसोलोन का डोज 4 mg है, विच इज इक्वल टू 5 mg ऑफ प्रेडिनोसोलोन, राइट। प्रेडिनोसोलोन, मिथाइल प्रेडिनोसोलोन का डोज जो है 4 mg इज इक्वल टू 5 mg ऑफ प्रेडिनोसोलोन। बट यहाँ पे वो डोज कितना कर रहा है, 10 mg। तो ये बताओ कि मिथाइल प्रेडिनोसोलोन का डोज कितना होगा, 4 mg इज फॉर 5 mg प्रेडिनोसोलोन, और अब उसने डबल कर दिया, प्रेडिनोसोलोन 10 mg देना चाहता है वो, ये देखो। तो मिथाइल प्रेडिनोसोलोन कितना होगा, इसका डबल कर दो, विच इज 8 mg। ओके, सो इस तरह से आपको जो है ये इक्विवेलेंट डोज जो है कवर अप करने होते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि आप इस चार्ट में देखोगे। ये 4 mg है, ये 5 mg है, बट वो 10 दे रहा है, 2 टाइम्स दे रहा है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। Okay, so next is the case study question. Very, very detailed. It's a clinical science module question. So, Mr. Rohan Sharma, age is 28 years, medical history with asthma and from childhood, and no other commodities and allergy comorbidities. So, known as allergy to peanuts. Now, case scenario is now accidentally he consumed peanuts at restaurant. Within a 5 minutes, he developed shortness of breath, angioedema, urticaria, blood pressure decrease हो गया है, fall हो गया blood pressure. So rapid weak pulse. So what is the most likely diagnosis for Mr. Sharma?
नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि पेशेंट को हुआ क्या। एलर्जी हुई उसको पीनट से, क्या क्या सिम्टम्स आए, ब्लड प्रेशर क्यों गिरा। अब डायग्नोज क्या हुआ, तो डायग्नोज करना है। मतलब अब वो ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, ट्रीटमेंट डेफिनेटली वो पूछेगा अदर ऑप्शंस में, बट आपको पहले वो क्या पूछ रहा है कि भैया डायग्नोसिस क्या करना है। तो डायग्नोसिस क्या करना है, एंजियो एडिमा बीपी गिरा हुआ है तो ये किसका साइन है। सो दीज बोथ आर द साइन ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक। उसको शॉक हुआ है, एनाफिलेक्टिक शॉक, राइट। सो एनाफिलेक्टिक शॉक है, तो आप क्या करोगे, एनाफिलेक्टिक शॉक की ड्रग दे दो। तो एनाफिलेक्टिक शॉक में जो है, ये देखो एनाफिलेक्टिक शॉक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग, यू नो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, इमीडिएटली बीपी गिर जाता है इसमें, ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। नाउ वन क्वेश्चन इज फॉर यू, यू कैन give me answer in the comment box, which is very important for you to remind yourself. You can easily remember everything if you study by correlating your concepts. तो आप मुझे ये बताओ, एनाफिलेक्टिक शॉक तो हो गया मिस्टर रोहन को, अब आप इसको ट्रीट करने के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी दोगे। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, so you can give your answer in the comment box, okay। So this is the today lecture.